हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज एक हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रिकमेंडर सिस्टम, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली अ नया सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने जो सबसे पहली वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी थी वो रिकमेंडर सिस्टम का ही एक टाइप था, विच वाज यूनिट 3 कोलैबोरेटिव सिस्टम। लेकिन अब हम इसको एक फ्लो में सीक्वेंस वाइज करेंगे, तो सारा जो पहली वाली वीडियो का मतलब जितना भी मैटर था, आई ट्राई टू अपलोड इट वंस अगेन। और इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले आज हम यूनिट 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिकली रिकमेंडर सिस्टम होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे डेटा माइनिंग कैसे कर सकते हैं हम रिकमेंडर सिस्टम में। यहाँ पे मैंने RS लिखा, उसका मतलब रिकमेंडर सिस्टम ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और इसके बाद डायमेंशन रिडक्शन क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं RS की। फिर एक लास्ट में प्रॉब्लम्स देखेंगे कि आती क्या क्या दिक्कतें आती हैं कई बार रिकमेंडर सिस्टम्स में। तो इसमें हम कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम जो कि सिलेबस में दे रखा है वो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है रिकमेंडर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डिफाइन लिखी नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि AI एल्गोरिदम होता है। AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, सजेस्ट कॉन्टेंट्स बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर्स ऑफ यूज़र। अब रिकमेंडर सिस्टम होता क्या है। रिकमेंडर सिस्टम ऑलमोस्ट आजकल हम हर एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारा वो होता है, इंस्टाग्राम होता है, उसमें हम कई बार रील स्क्रॉल करते हैं, तो हमारी जो फीड होती है वो कई बार होती है कि अगर आप थोड़ी मतलब अच्छी कॉमेडी रील्स देख रहे हो तो आपके पास वैसी स्टैंड अप कॉमेडी टाइप रील्स आ जाएंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर की रील्स देख रहे हो तो आपके पास वैसी रील्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक तरह से रिकमेंडर सिस्टम वही होता है कि जो यूज़र है उसका पास्ट बिहेवियर देखते हुए या उसका बार बार लाइकिंग्स वगैरह देखते हुए कि हाँ ये इस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहा है, तो उसी टाइप की चीज़ों को रेकमेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बेसिकली रिकमेंडर सिस्टम जो आपका होता है वो एक AI एल्गोरिदम है जो कि एसोसिएट होता है मशीन लर्निंग के साथ, जिसमें आपका जो बिग डेटा होता है उसमें से कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स को एनालाइज करके आपको चीज़ें रेकमेंड करी जाती हैं। रेकमेंडर सिस्टम हर चीज़ में आजकल यूज़ होता है। जैसे अगर हम कोई फॉर एग्जांपल मैंने डोमिनो से कोई चीज़ ऑर्डर करी, ठीक है, एक हफ्ते बाद मैंने लेट सपोज दोबारा वो चीज़ ऑर्डर करी, तो मेरे पास पास्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग मेरे वो चीज़ सजेस्ट करेगा कि आपका ना पास्ट परचेज ये था, तो क्या आप इसको कार्ट में ऐड करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हों उसके लिए भी चीज़ें सजेस्ट करी जाती हैं। ओके, तो ये बात होगी रिकमेंडर सिस्टम की। अब वर्किंग ऑफ रिकमेंडर सिस्टम की, एक्चुअल में जो रिकमेंडर सिस्टम मैं बात कर रही होती थी जैसे वो काम कैसे करता है। सबसे पहले उसमें ये होगा कि जितना भी डेटा होएगा यूज़र का वो कलेक्ट किया जाएगा। यूज़र का डेटा हम जैसे कलेक्ट करने के लिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ हमको। जैसे कई बार होता है कि आजकल स्पॉटिफाई वगैरह सभी यूज़ करते हैं, कोई भी म्यूज़िक ऐप आप अगर यूज़ करते हो तो उसमें सबसे पहले मोस्टली ऐप्स में ये होता है कि अगर आप जैसे वो कर रहे हो, मतलब आपने ऐप इंस्टॉल करी, उसको ओपन करा इनिशियल फेज में, उसमें सबसे पहले क्या होएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आप लैंग्वेज कौन सी प्रेफर करना चाहोगे, मतलब सॉन्ग्स किस टाइप के आप सॉन्ग्स प्रेफर करना चाहोगे। लेट सपोज मैंने उसमें डाल दिया हिंदी एंड पंजाबी सॉन्ग्स, और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट मेरे से पूछा जाएगा कि आप सिंगर्स कौन से प्रेफर करना चाहोगे, मतलब आपको सिंगर्स कौन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो नेक्स्ट स्टेप हो गया मेरा डेटा का। और उसके बाद फिर मेरे से पूछा जाएगा, अब सिंगर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप के गाने गाते हैं, हो सकता है कि आपको फॉर एग्जांपल मेरे को रोमांटिक सॉन्ग्स और बॉलीवुड सॉन्ग्स और पॉप म्यूज़िक ये सब पसंद है। तो मेरे को वही चीज़ें मैंने सारा ऐप में सारा वो बता दिया, अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को चीज़ें रेकमेंड करी जाएंगी कि आप अगर आपको ये अच्छे रहा, घोषाल का मेरे को कोई गाना अच्छा लगा तो उसी का गाना मेरे को दोबारा रेकमेंड करा जाएगा कि ये भी उसी सिंगर ने गाया, उसका जेनर भी सेम है, तो आप ये गाना भी सुनो। ठीक है, सबसे पहले तो ये कलेक्ट में आ गया। अब उसके बाद स्टोरिंग द डेटा आता है कि जो डेटा है उसको स्टोर कर लिया जाएगा एक जगह पे। अब स्टोर कहाँ पे होएगा, जैसे वो होते गोदाम होते हैं, गोडाउन्स टाइप, तो ऐसे ही जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है या रिकमेंडर सिस्टम होता है उसमें एक वेयर हाउस होता है, डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे जितना भी डेटा है यूज़र का वो सारा स्टोर किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब टाइम आता है तो उसके टाइम पे हम एज पर आर रिक्वायरमेंट्स उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है वहाँ से। ओके, उसके बाद आता है स्टोरिंग द डेटा के बाद एनालाइजिंग द डेटा।
एनालाइजिंग द डेटा में आपका होएगा कि जितना भी आपका डेटा है उसको क्लस्टर्स की फॉर्म में या रिग्रेशन फॉर्म में सेपरेट करा जाएगा, पैटर्न्स एनालाइज करे जाएंगे, ट्रेंड्स एनालाइज करे जाएंगे, और उसके बाद आपको जो जितना भी आपको स्टफ अच्छा लग रहा है वो आपको रिकमेंड करा जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है इसका फिल्टरिंग एंड रिकमेंडिंग। अब फिल्टरिंग का मतलब होता है कि जितना भी हमारे पास इतना वास्ट डेटा है उसमें से सारा डेटा फिल्टर होके हमारे अकॉर्डिंग, हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें फ़िल्टर करके रेकमेंड करी जाएंगी कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं, आपका ये पैटर्न पूरा एनालाइज करने के बाद आपको ये चीज़ें अच्छी लगी है तो आपको रेकमेंड कर दी जाएंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसका टाइप्स ऑफ रिकमेंडर सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि टाइप्स ऑफ वो क्या होते हैं रिकमेंडर सिस्टम। इसमें एक थर्ड और होगा हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होता है कंटेंट बेस्ड, कोलैबोरेटिव और हाइब्रिड। अब जो नेक्स्ट यूनिट्स है ना, सेकंड और थर्ड यूनिट, वो सेकंड यूनिट तो आपकी पूरी कोलैबोरेटिव रिकमेंडर सिस्टम पे है और थर्ड आपकी कोलैबोरेटिव रिकमेंडर सिस्टम पे है। तो ये अभी इसमें आपका सिर्फ एक छोटा ब्रीफ है। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट्स है उनमें सारा इलेबोरेटेड है और डिटेल्ड है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आता है कंटेंट बेस्ड। क्या होता है कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम? आपका जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़र है और उसको 3 मूवीज़ रेकमेंड करी जा रही हैं। लेट सपोज मैं एज्यूम कर रही हूँ कि जो यूज़र है उसने सबसे पहले मूवी 1 देखी है जिसका जेनरे हॉरर कॉमेडी था। जैसे आजकल अभी थोड़े टाइम पहले मूवी आई थी स्त्री 2 आई थी, और अभी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है वो भूल भुलैया 3 चल रही है, जिनका दोनों का जेनरे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दोनों का जेनरे ही वो है, हॉरर कॉमेडी है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले मैं एज्यूम कर रही हूँ कि जो यूज़र था उसने सबसे पहले स्त्री देखी, ठीक है, जिसका जेनरे हॉरर कॉमेडी था, और उसके बाद मूवी 2 और मूवी 3, जो कि मेरी यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि ये स्त्री 2 है और ये भूल भुलैया 3 है। तो ये दोनों मूवीज़ क्योंकि इनका भी जेनरे पहली वाली मूवी के सेम ही था, तो यूज़र 1 को उसके जेनरे के अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दोनों मूवीज़ रेकमेंड करी जाएंगी। इस पूरे सिस्टम में यही होगा और आपको यही चीज़ डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करके लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग सिस्टम। इसी का ना मतलब एक अपडेटेड वर्जन है और ये थोड़ा इसे बेटर माना जाता है। क्यों? अब इसमें क्या होएगा, इसमें यूज़र 1 और यूज़र 2 लिए जाएंगे, मतलब 2 या सिमिलर टाइप ऑफ यूज़र्स का ग्रुप लिया जाएगा, जिसमें क्या होएगा, इसमें दिया हुआ है कि जो यूज़र 1 है उसने सबसे पहले मूवी 1 देखी, यूज़र 2 ने मूवी 2 देखी। जितनी रेटिंग मूवी 1 को यूज़र 1 ने दी है उतनी ही रेटिंग यूज़र 2 ने भी दी। ठीक है, और इस ऐसे ही सेम मूवी 2 को जितनी रेटिंग यूज़र 2 ने दी है उतनी ही रेटिंग यूज़र 1 ने दी है। समझ आई बात? अब इसके बाद क्या हुआ है कि ना दोनों का टेस्ट और प्रेफरेंस सेम है, दोनों की वाइब मैच हो गई है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मूवी 1 और मूवी 2 जिनका जेनर सेम था, जिनको दोनों यूजर्स ने सिमिलरली लाइक करा है, तो ऐसे ही एक मूवी 3 आई है जिसको सबसे पहले यूजर 1 ने देखा और उसके बाद उस मूवी को, क्योंकि उसने रेटिंग अच्छी दी उसको, तो ये मूवी यूजर 2 को रेकमेंड करी जाएगी। वहीं वाइस वर्सा, अगर इसको मूवी अच्छी नहीं लगी, इसने रेटिंग कम दी उसको, तो ये मूवी नहीं रेकमेंड करी जाएगी यूज़र 2 को, क्योंकि अगर यूज़र 1 को वो मूवी अच्छी नहीं लगी तो चांसेस है कि यूज़र 2 को भी ना लगे, क्योंकि उन दोनों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस सेम थे। ओके, और नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड रिकमेंडर सिस्टम। हाइब्रिड रिकमेंडर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें क्या होएगा, इसमें ना इन दोनों रिकमेंडर सिस्टम की जितनी भी एडवांटेजेस हैं और इनकी स्ट्रेंथ्स है सबको मर्ज करके एक अलग से रिकमेंडर सिस्टम बनाया जाएगा, जिसको हाइब्रिड रिकमेंडर सिस्टम बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें सिमिलैरिटी मेजर्स कैसे हम निकाल सकते हैं कि मतलब दो यूजर्स कितने ज़्यादा सिमिलर हैं, वो क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमिलैरिटी मेजर्स। मतलब अगर हमें दो चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी निकालनी है तो हम कैसे करते हैं। इसमें दो ही आपके वो हैं, दो टाइप्स हैं, एक होता है स्कोरिंग और एक होता है रैंकिंग। अब स्कोरिंग जैसे हम स्कूल्स में भी देखते हैं कि अगर जिसके ज़्यादा स्कोर्स आते हैं उसको माना जाता है कि हाँ ये तो अच्छा बच्चा है, और जिसके मान लो
जैसे अगर 30 मार्क्स का टेस्ट है तो 15 या 20 के अराउंड आ रहे हैं तो उसको माना जाता है एवरेज है, और बिलो एवरेज होता है बिल्कुल ही जिसके मतलब फेल ही हो रहा है जो, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपका रिकमेंडर सिस्टम में भी यूज़ होएगा, जिसकी स्कोर्स जितने ज़्यादा हाई होंगे, मतलब जिस भी आइटम को ज़्यादा स्कोर दिया जाएगा उसको ज़्यादा रेलिवेंट माना जाएगा कि हाँ ये ठीक है, ये अच्छा है। अगर इसको ज़्यादा लोगों ने अच्छे स्कोर्स दिए तो हो सकता है कि हम भी इसको प्रेफर करें, अच्छी होगी चीज़, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रैंकिंग सिस्टम। अब रैंकिंग सिस्टम ना आपका काफ़ी सारे टाइप्स का होता है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा सा, मतलब गलत नहीं लिखा है इसको, थोड़ा गलत वे में लिख दिया है मतलब। हाँ देखो, अब इसमें सबसे पहले होता है कि ना एक होती है आपके पास ऑर्डर्नल आती है। ऑर्डर्नल रेटिंग का मतलब होता है कि जैसे वर्ड्स में आजकल हम कई बार गूगल फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, तो उसमें हमसे कोई सवाल पूछा गया तो उसके लिए हम सिर्फ ऐसे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। जब इस टाइप की रेटिंग्स में आपसे कोई भी आंसर पूछा जाए तो आप मतलब ऑप्शन आपके साथ ये हों तो इसको बोला जाता है ऑर्डर्नल रेटिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरवल रेटिंग। अब इंटरवल रेटिंग क्या होता है, उसमें ना ऐसे 1 to 10 के बीच में आपको एक रेंज दे दी जाती है कि आप ना इसमें फिल कर दो। जैसे कई बार हम एज अपनी फिल करते हैं तो कई बार एक्यूरेटली हमसे नहीं होती, तो हमसे ऐसे पूछे जाते हैं कि आपकी एज क्या 1 to 10 में है या 10 to 20 में है। इस टाइप की जो रेटिंग्स होती हैं उनको इंटरवल रेटिंग्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ इस टाइप की रेटिंग्स आती है जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी आपके इंक्लूड होते हैं, और कुछ ऐसी रेटिंग्स होती है जिसको बाइनरी रेटिंग बोला जाता है। बाइनरी का मतलब होता है 2। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ दी, मैंने रेकमेंड करने के लिए दी, आपको उसमें कोई कमेंट्स कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको वो चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। उसको बोला जाता है बाइनरी रेटिंग, मतलब लाइक और डिसलाइक टाइप। तो उसको बाइनरी रेटिंग बोला जाएगा। और यूनिरी रेटिंग आती है, उसमें यूनि का मतलब होता है 1, ओके। 1 जैसे हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो उसमें कोई लाइक बटन नहीं होता है, मतलब सिर्फ एक लाइक बटन होता है, सॉरी, उसमें कोई डिसलाइक बटन नहीं होता। आप उसमें कमेंट्स कर सकते हो बाकी अपने व्यूज़ रखने के लिए, या तो आप लाइक करो, अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप उसको छोड़ के स्क्रॉल कर दो आगे, यही चीज़ होती है। तो टोटल 5 टाइप्स की रेटिंग होती है इसमें। और ऐसे स्कोरिंग में आप सबसे ज़्यादा स्कोर्स के बेसिस पे चीज़ को रखोगे, और रैंकिंग में ये होएगा कि जिसकी रैंकिंग ज़्यादा होएगी उसको टॉप पे प्लेस कर दिया जाएगा। जैसे हम कई बार देखते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो चीज़ ट्रेंडिंग होती है, क्योंकि उसकी रेटिंग हाई है तो इसलिए वो टॉप पे चली जाती है कि हाँ इसकी रेटिंग इतनी है तो ये ट्रेंडिंग हो गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही यूज़ होता है। और अभी ना नेक्स्ट हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट्स ऑफ आरएस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशंस और बेनिफिट्स ऑफ आरएस, ठीक है। एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि एग्जैक्टली हम आरएस को यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है जैसे जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हो गई, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस टाइप के हो गए, और बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए नायका वगैरह, मिंत्रा एंड ऑल। जितना भी ई कॉमर्स में आता है आपका ऑनलाइन शॉपिंग एप्स, इसमें आपका आरएस यूज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें रिकमेंड करी जा रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में आपके पास आ गया जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, या आप यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करते हो तो उसमें भी आरएस यूज़ हो रहा है कि आपको क्या, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चीज़ आप पसंद करते हो देखना एंड ऑल। जैसे अगर हम कुछ कॉमेडी रील्स वगैरह देखना पसंद करते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर लाइक उनकी वीडियोस देखते हैं हम, जो ये लाइक आशीष चंचलानी एंड ऑल, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये, तो इनकी वीडियोस देखते हैं तो इनकी हमारे पास चीज़ें रेकमेंड होंगी। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जैसे हम वो देखते हैं ये आपका इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारी फीड उसी टाइप की हो जाती है कि हम जिस टाइप की रील्स देखते हैं हमारे पास थोड़े टाइम बाद वैसी ही रील्स आने लग जाती हैं, ठीक है। और न्यूज़ एंड ब्लॉग्स में आपके पास आता है, अगर आप स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते हो तो आपके पास मोस्टली रिकमेंडेड स्पोर्ट्स न्यूज़ ही आएंगी, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स न्यूज़ देख रहे हो तो आप बॉलीवुड न्यूज़ क्यों देखोगे, है ना। तो वही सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ आरएस। अब आरएस को इंट्रोड्यूस करने से हमारे पास बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं कि सबसे पहले जो यूज़र है उसका एक्सपीरियंस इन्हांस हो रहा है, मतलब उसको एक तो अच्छा आउटपुट मिल रहा है कम टाइम में, टाइम रिड्यूस हो रहा है।
नेक्स्ट आ रहा है जो यूज़र की एंगेजमेंट है, कि मतलब वो पहले कम चीज़ देख रहा था, पहले तो उसको लगता था कि नहीं मेरे को तो मेरे पसंद की चीज़ मिली नहीं तो क्या करना दिमाग मार के, उससे वो भी हो रहा है। और प्लस अगर जब वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पे या एंटरटेनमेंट पे, कहीं ना कहीं रेवेन्यू और सेल्स भी इम्प्रूव होंगे। जो मतलब आपके जो भी प्रोवाइडर्स हैं उनको भी एक तो चीज़ें वो करेंगी, बेनिफिट करेंगी। तो यही सारी चीज़ें आती है बेनिफिट्स ऑफ आरएस में। एप्लीकेशंस भी हमें समझ लिया। हम नेक्स्ट टॉपिक आई गेस आपका है जो हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट कुछ फर्दर हम टॉपिक्स देख रहे हैं। जो ये दो चीज़ है ना, पहले ये तो प्रॉब्लम्स है आरएस की, और ये आपका थोड़ा और इलेबोरेटेड चीज़ है जो मैं आपको समझा रही हूँगी। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम जनरली ना आपका कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग सिस्टम में आता है, जिसमें सिर्फ एक यूज़र के बेसिस पे हम चीज़ें रिकमेंड करते हैं। ये प्रॉब्लम जनरली उसमें नहीं आती कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आ सकती है लेकिन जनरली नहीं आती। तो अब इसमें क्या होता है, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम बेसिकली उसको कहा जाता है कि जब आपके पास डेटा इनफ नहीं होता। मान लो मैंने कोई ऐप करी है डाउनलोड, वो सॉरी मैंने कोई एक ऐप बिल्ड करा है और मैंने आप प्ले स्टोर पे उसको अपलोड कर दिया, और उसके बाद आप उसको ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, और उसके बाद मेरे पास क्या है, मैंने ना उसमें कुछ पहले कुछ सर्वे टाइप डाला ही नहीं कि आप उसमें अपना जेनरे डालोगे कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या आप सुनना पसंद करते हैं ऑल। तो उसके बाद अब क्या होगा, जब मेरे पास डेटा इनफ होगा ही नहीं स्टार्टिंग में, तो मैं रेकमेंड करूँगी क्या? ठीक है, तो वही चीज़ आती है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम में। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम में बेसिकली होता है ये कि आप जब स्टार्टिंग होती है किसी भी चीज़ की, आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, आपके पास इनफ जब इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी ही नहीं, तो वो आपको रेकमेंड करेगा क्या? यही सारी चीज़ें आती हैं कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम में। जनरली ये कंटेंट बेस्ड में आता है, कोलैबोरेटिव में नहीं आता, मतलब मोस्टली। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास अटैक रेजिस्टेंट आरएस। अब इस कॉन्सेप्ट, ये भी एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही है। अब इसमें क्या होता है, कई बार ना ये होता है कि जैसे मान लो मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं यूट्यूब पे। ठीक है, अब यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद मैं खुद ही जितने घर के डिवाइसेस हैं उसमें से सारे व्यूज़ डाल दिए, सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, और जितना मेरे पास कोई लिमिट नहीं है लाइक करने की, मतलब कि एक ही बार लाइक करना है, मैं मल्टीपल टाइम्स लाइक कर सकती हूँ। मैं तो हज़ारों बार लाइक कर दूंगी अपनी वीडियो को। हज़ारों बार अगर बार बार देखने से व्यूज़ आ जाएंगे तो मैं हज़ारों बार व्यूज़ दे दूंगी उस पर, है ना? तो यही चीज़ होती है टैग रेजिस्टेंट आरएस में। यही प्रॉब्लम बेसिकली आती है कि आपकी ना, लोग क्या करते हैं, वो अपनी ही आइटम्स को इन्हांस करने के लिए उसकी रेटिंग्स को हाई कर देते हैं, पैसे दे के हाई करवा देते हैं। वो तो चलो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, बट रिकमेंडर सिस्टम में ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द प्लेटफॉर्म ही ये चीज़ हो जाती है कि अपनी रेटिंग, अपनी आइटम्स को ज़्यादा मतलब रेटिंग हाई करने की वजह से वो दिक्कत में भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है, कि मतलब आइटम्स की ना रेटिंग हाई कर दी जिससे वो प्रेफरेंस ज़्यादा उसको मोटिवेट करा जाए, ज़्यादा उसको दिखाया जाए कि आप ये परचेज़ करो, इसकी रेटिंग हाई है, और लेकिन कुछ खास ऐसा प्रोडक्ट है नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप आरएस। ग्रुप आरएस ना एक टाइप ऑफ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग सिस्टम ये है। इसमें ये होगा कि इंडिविजुअल की बजाय एक ग्रुप के बेसिस पे उसके टेस्ट को मैच करते हुए अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ना मेरे को एक ग्रुप मैंने बना दिया है उन लोगों का जिनको मूवीज़ अच्छी लगती हैं और जेनरे रोमांस। नेक्स्ट मैंने बना दिया एक ग्रुप जिनको मूवीज़ अच्छी लगती हैं ऑफ जेनरे लाइक उसका हॉरर कॉमेडी, हॉरर मूवीज़ का। ठीक है, जो ये हो गया आपका रोमांस, ये होगा हॉरर। अब इनके अलग अलग ग्रुप्स के बेसिस पे ग्रुप ऑफ पीपल को, जिन लोगों ने थोड़ी से, मैं कह रही हूँ मैंने 10 लोगों का ग्रुप बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मूवी लॉन्च हुई है जिसको 5 लोगों ने देख लिया और उसको अच्छी रेटिंग दी है, तो बाकी रिमेनिंग 5 को भी वो मूवी रेकमेंड करी जाएगी। सेम क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है। तो ये ग्रुप आरएस आता है आपका। नेक्स्ट चीज़ आती है प्राइवेसी आरएस। प्राइवेसी आरएस जैसे नाम से समझ आ रहा है, प्राइवेसी मीन्स इसमें आपको खुद एक पर्सनलाइज आरएस होगा आपके पास, जिसमें आप ना क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप फीडबैक दे सकते हो। फीडबैक ऑफ यूज़र लिया जाएगा आरएस का, उसके इंटरेस्ट्स को जाना जाएगा कि इंटरेस्ट है क्या, प्रेफरेंस है क्या, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को रेकमेंड करा जाएगा। वो सारा आपका प्राइवेसी आरएस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे कि ना आइटम, और नहीं पहले चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि चैलेंजेस क्या होते हैं रिकमेंडर सिस्टम में, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास मिसिंग डेटा। अब कई बार ये होता है कि ना मैंने मूवी देख ली लेकिन रेटिंग ही नहीं दी उसको,
इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन, आपने चीज़ किसी को दे दी, या मैंने कोई आइटम ले ली, या हमारे पास कई बार ना ऊबर पे जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो रेटिंग मांगता है कि आपको उस यूज़र वो सॉरी उस ड्राइवर के साथ ट्रैवल करके मतलब आपको जो राइड थी वो सेफ़ थी या नहीं थी। अगर मैंने मान लो वो उस चीज़ स्किप कर दी, मैंने रेटिंग ही नहीं दी, तो अब ये हो सकता है कि ना मेरे को ड्राइव अच्छी नहीं लगी उसको, तो रिकमेंडर सिस्टम के अकॉर्डिंग वो फिर कंपनी के पास जाके उसके हटा भी सकते हैं उसकी जॉब से। तो ये चीज़ होती है। तो सेम मिस मतलब मोस्टली इसमें यही आएगा कि मिसिंग डेटा, आप ना किसी चीज़ की रेटिंग नहीं दे रहे हो, ना उसको लाइक कर रहे हो ना डिसलाइक कर रहे हो, आप वो देखते हो, रील्स देखते हो, तो उसको इंस्टाग्राम पे रील्स देखते टाइम आपने लाइक नहीं करा ना डिसलाइक का, तो चलो ऑप्शन ही नहीं होता, तो वो सारा आपका कोई रेटिंग जाएगी ही नहीं जो आपकी। अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि ना मैं कोई रील देख रही हूँ इंस्टा पे, तो वो मैं लाइक करने की मेरे को बहुत गंदी हैबिट है, चाहे मेरे को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, तो मैं लाइक कर देती हूँ, उसके बाद वो मेरे दोस्तों के फीड में चली जाती है। तो सेम चीज़ यही होती है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग वाली चीज़ होगी कि भाई मेरे को चीज़ वो अच्छी लगी तो वो दूसरे को भी रिकमेंड करी जा रही है जो मेरे दोस्त हैं, ठीक है। सॉरी, हम टॉपिक से थोड़ा साइड हो गए। मिसिंग डेटा में आपके पास ये होगा कि आप कोई चीज़ तो देख रहे हो लेकिन आप उसकी रेटिंग नहीं दे रहे। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वो वापस से डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग ये होता है कि कई बार ये होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है, मतलब अंडर फिटिंग वाला केस हो गया वो। और ओवर फिटिंग होता है कि एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही मिल जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी एंड रियल टाइम परफॉर्मेंस। कई बार जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा स्केलेबल नहीं होती, या रियल टाइम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो टाइम स्केड्यूलिंग वगैरह नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आई गेस सेकेंड लास्ट टॉपिक होएगा वो होएगा नेबरहुड फिल्टरिंग। क्या होता है नेबरहुड बेस्ड फिल्टरिंग, ये चीज़ पढ़ेंगे हम। उसमें फिर आपका यूज़र बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है और आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेबरहुड फिल्टरिंग। नेबरहुड फिल्टरिंग आपका ना एक कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का टाइप ही है। अब इसमें होता क्या है, इसमें कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में जैसे हम देख रहे थे कि सिमिलर टाइप ऑफ यूजर्स को एक जगह रखा जाता है, उनका मतलब जो पैटर्न होता है एनालाइज करा जाता है कि उनको जो चीज़ें पसंद आ रही हैं वो एक जैसी हैं या नहीं है, तो उनको एक मतलब सेम चीज़ उसमें सॉरी एक कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में उन दोनों को सेम जगह रख के और उनके टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक दूसरे की जो चीज़ें अगर उनको पसंद आ रही है तो वो दूसरे वाले को भी रिकमेंड करी जा रही है, अगर नहीं आ रही तो नहीं रिकमेंड करी जा रही। सेम चीज़ होती है नेबरहुड में। नेबरहुड में आपका यही होता है कि नेबर्स आपका जो वो हैगा ना वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नेबर सिमिलर यूज़र को, कि सिमिलर यूज़र के अकॉर्डिंग उसको नेबर बोला जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप्स आते हैं फर्दर हमारे पास, यूज़र बेस्ड और आइटम बेस्ड। अब यूज़र बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या होता है, आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या होता है। सबसे पहले इसमें सिमिलर यूज़र्स को एक जगह रखा जाएगा, ठीक है, जिनके मतलब टेस्ट सेम है, जिनको सेम चीज़ें पसंद आती हैं उनको एक जगह रख दिया जाएगा, उनका एक अलग से कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग या ग्रुप बना लिया जाएगा। और आइटम बेस्ड में क्या होता है, आइटम्स काफ़ी सारी सिमिलर आइटम्स को एक जगह रख के उनका एक कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का टाइप बना लिया जाएगा और उनका सेट बना लिया जाएगा। अब इसमें होता ये है कि जो यूज़र होता है ना वो अगर user based are predicted using the ratings of the neighbor user, whereas the rating of the items are based for predicting the users own neighboring items। अब इसमें ये होता है कि जैसे जो सिमिलर यूजर्स होते हैं ना, जैसे कोई चीज़ है, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ कि नहीं मैं इसको 4 कर देती हूँ, देखो। अब इसमें क्या है, यहाँ पे मैंने ना एक मैट्रिक्स टाइप बना लिया है, इसमें मैंने 4 यूजर्स को रखा है, सॉरी 5 यूजर्स को रखा है और 4 आइटम्स को रखा है। अब इस मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि सारी जितनी भी रेटिंग्स है वो या तो 2 है या 4 है या 5 है। अब इसमें क्या है, मेरे पास यूज़र 2 और यूज़र 3 को ना ये रेटिंग अच्छी नहीं लगी, मतलब जो आइटम 2 है वो अच्छी नहीं लगी, उनको कम रेटिंग दी है, जबकि यूज़र 4 ने और यूज़र 5 ने उसको ज़्यादा रेटिंग दी है। तो हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन दोनों की यूज़र 1 को यूज़र 2 के साथ भी कंपेयर करा जाएगा और यूज़र 4 को यूज़र 5 इसके साथ कंपेयर करा जाएगा। फिर देखा जाएगा कि अगर इन दोनों की जिसकी सिमिलर रेटिंग्स होंगी ना, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको प्रेफर करी जाएगी वो चीज़। अब इसमें क्या है हमारे पास, मतलब इस टाइप की एक मैट्रिक्स बना दी जाएगी जिसमें सारे यूज़र्स को रखा जाएगा और सारे आइटम्स को रखा जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम
यहाँ पे वो चीज़ें देख पाएंगे। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कई जो कॉलम्स है ना वो ब्लैंक है। यही हमने चैलेंज में पढ़ा था कि कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो ना रेटिंग की नहीं देखते, चीज़ तो उन्होंने यूज़ कर ली लेकिन रेटिंग नहीं दी। अब जैसे यूज़र 1 है, उसने यूज़र आइटम 2 और आइटम 3 को रेटिंग ही नहीं दी कोई, तो यहाँ पे कई बार मिसलीडिंग हो जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं फिर ये चीज़ें आगे। और इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि यूटिलिटी मैट्रिक्स होती क्या है, जिसमें आप डिफाइन करोगे, उसमें आप ये लिखोगे कि जितने भी कॉलम्स होते हैं वो सारे यूजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके, और जितनी भी रोज है वो सारी आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हुए हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको यूटिलिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, जो कि हेल्प करती है हमारा कि हमें ना मतलब थोड़ा हमारा रिकमेंडर सिस्टम का काम थोड़ा इजी कर देती है ये, और थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो सेकेंड लास्ट टॉपिक तो नहीं है, मतलब ये मेन 3 टॉपिक्स ही रह गए हैं अब इसके यूनिट 1 में। हमारे पास आता है नॉन पर्सनलाइज आरएस। अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना वो पर्सनलाइज आरएस था। पर्सनलाइज के मतलब हो गया कि हमारे पर्सनल, हमारे ओपिनियन पे चल रही है वो चीज़, हम कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, हमने नेगेटिव रेटिंग दे दी, वो उसको पता चल गया कि हाँ इसको ये नहीं पसंद आ रहा तो मैं रेकमेंड नहीं करूँ उसको। तो नॉन पर्सनलाइज में ये होता है कि ना आपको जो भी चीज़ें होती हैं वो ट्रेंडिंग चीज़ें बेसिकली रेकमेंड करी जाएंगी। ट्रेंडिंग का मतलब हो गया जैसे कोई चीज़ है वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, या कोई लड़कों के लिए मैं बोलूँ तो कोई ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी तो नहीं मतलब कोई कपड़े हो गए, जैसे बैगी जीन्स वगैरह आजकल लड़के ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेदर जैकेट्स हो गई, कुछ भी हो गया, रैंडम XYZ कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है तो वो नॉन पर्सनलाइज आरएस में आ जाएगा। ठीक है, नॉन पर्सनलाइज आरएस आपका कभी भी पास परचेजेस पे आपके डिपेंड नहीं करेगा, आपको उसके बेसिस पे पास परचेजेस के बेसिस पे आपको कभी भी चीज़ें रेकमेंड नहीं करेगा। हमेशा जो चीज़ें ट्रेंडिंग होंगी, कुछ चीज़ों की रेटिंग हाई चली गई है, या कोई चीज़ आपका बहुत ज़्यादा कोई वीडियो बहुत ज़्यादा हाई ट्रेंडिंग चल रही है तो वो हमें रेकमेंड करी जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट है। तो यही 2 चीज़ें इन दोनों के बेसिस पे मैंने लिख रखा है कि रिकमेंडेशन होता किस बेसिस पे है। सबसे पहले कोई प्रोडक्ट है, कोई क्लोथ है, कोई ज्वेलरी है, कोई मूवी है, वो बहुत ज़्यादा उसकी ना ट्रेंडिंग चल रही है, वो कि ट्रेंड है, कोई रील चल रही है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो वो बार बार रिकमेंड होती रहेगी कि आप भी बना लो, मतलब बनानी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट रैंकिंग और सिक्वेंसिंग। किसी चीज़ की रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई चली गई है, बेशक फालतू चीज़ है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा रैंक हाई चली गई है, सीक्वेंसिंग में सबसे टॉप पे इंडेक्सिंग में है वो, तो वो चीज़ भी आपको रेकमेंड कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा माइनिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि डेटा वेयर हाउसिंग जब इनिशियली हम कर रहे थे वर्किंग ऑफ आरएस में, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको स्टोरिंग ऑफ आरएस की, मतलब सिमिलर टाइप की चीज़ों को सॉरी जितना भी डेटा यूज़र का होता है वो सारे एक जगह पे स्टोर कर लिया जाता है, विच इज़ वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस। ठीक है, डेटा वेयर हाउस में से हमारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन या हमारा जो यूज़फुल डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करने को बोला जाता है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में हमारा जितना भी डेटा है सारा वेयर हाउस में है, ठीक है, उसमें से जितना भी रेलिवेंट डेटा है हमारा अभी काम का चीज़ है उसको सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, विच इज़ नोन एज डेटा माइनिंग। अब इसमें मैंने यहाँ पे यही पॉइंट लिख रखा है कि टारगेट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारा आएगा यूनिट का डायमेंशन रिडक्शन। डायमेंशन रिडक्शन नाम से ही समझ आ रहा है कि ज़्यादा डेटा है उसका डायमेंशन रिड्यूस कर दिया, उसको छोटे कर दिया, मतलब डेटा को, मतलब मोटा मोटा बताऊँ तो जितना भी एक्स्ट्रा हमारे पास वास्ट डेटा है उसमें से बेकार का फालतू की इंफॉर्मेशन सारी हटा दी, ठीक है, सिर्फ काम की चीज़ें रख ली। 2 बेसिस पे होती है PCA विच इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और लास्ट आता है आपका सिंगुलर वैल्यू। ये एक बारी मैं रब करके दोबारा इन दोनों चीज़ों को मेन लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सारा ये। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा आता है डायमेंशन रिडक्शन। जैसे मैंने बताया कि डायमेंशन रिडक्शन क्या होएगा, आपके पास जितना भी वास्ट डेटा है उसमें से जितना भी बेकार डेटा आपका यूजलेस है उसको सारा हम रिमूव कर देंगे, सारा एक साइड कर देंगे, और जितना भी हमारा काम का डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब इसके आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है PCA विच इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना वेरिएबल्स पे काम करेगा और स्टैटिस्टिकल काम होएगा इसमें, और ऑर्थोगोनल भी। ठीक है, अब इसमें होने क्या वाला है
कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है या पीसी होता है, इसमें बेसिकली ना हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल्स की फॉर्म में हम डेटा स्टोर कर लेंगे, और जितना भी हमारा काम का डेटा है उसको हम उन वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे, जिसको प्रिंसिपल कंपोनेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होएगा, जो वो प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा ना, वो आपके एक्चुअल और इनिशियल डेटा हमने जितना लिया था वो वेरिएबल्स या तो से कम होंगे या उससे मतलब उसके इक्वल होंगे, ठीक है। या तो उससे कम होंगे या उसके इक्वल होंगे। क्या, जो ओरिजिनल आपका डेटा था, जो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा, वो या तो उससे मतलब या तो उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कभी भी प्रिंसिपल कंपोनेंट ओरिजिनल डेटा के इक्वल नहीं होगा, सॉरी, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगा। प्रिंसिपल कंपोनेंट के कभी भी प्रिंसिपल कंपोनेंट अपने ओरिजिनल डेटा से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंगुलर वैल्यू। सिंगुलर वैल्यू क्या होता है, ये सारा मैट्रिक्स पे आपका मतलब डिपेंड करेगा, जिसमें आपका जो ये होता है ना आर, ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है एक टाइप की। एस होती है आपकी सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स होती है। सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे 3 की एक मैट्रिक्स ड्रॉ करूँ तो ये ऐसी होगी कुछ, तो ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे मेरे 0 रहेंगे, सिर्फ डायगोनल कंपोनेंट्स मेरे 1 रहेंगे, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। और आर और नहीं सॉरी ये यू होना था, आर और यू आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे। इन सब का प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास जो लास्ट में मैट्रिक्स आएगी ना, वो जो आर होगी उसी को सिंगुलर वैल्यू बोला जाएगा, जो कि पहले वाले डेटा से ओरिजिनल डेटा से कम होगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट 1 रिकमेंडर सिस्टम की। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। और बाकी ये टॉपिक सारा जितना भी था वो मैंने कम से कम मिनिमम टाइम में बताया है, और आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लो, एंड दैट्स फॉर ऑल अबाउट द डे एंड फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।